शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा कार्यपत्रक 42 जो कि आपको मिला है 22 अक्टूबर 2021 को, और ये हमारे व्याकरण खंड से संबंधित है। पिछला जो हमारा कार्यपत्रक 41 था वो भी व्याकरण से संबंधित था, और व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में हमने विस्तार से बातचीत की थी। और यहाँ पर आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। अब भाषा हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होता है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। तो जब हम बहुत छोटी कक्षा में व्याकरण की बात करते हैं तो सबसे छोटी जो हमारी इकाई होती है व्याकरण की, उसे हम ध्वनि कहते हैं या वर्ण कहते हैं। ध्वनि या वर्णों को मिलाने के बाद शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों को व्यवस्थित रूप से अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उन्हीं वाक्यों की सहायता से अपनी भावा अभिव्यक्ति हम दूसरों के सामने करते हैं। लिखित रूप से भी कर सकते हैं और मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। तो जो कभी एक अक्षर का होता है, कभी एक शब्द का होता है, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। तो कभी कभी तो एक अक्षर का हो सकता है जो हमारा वाक्य है, एक अक्षर में भी हम क्या कह सकते हैं, कभी कभी अपनी बात को कह देते हैं, कभी कभी एक शब्द के रूप में भी, और कभी कभी अनेक शब्दों से मिलकर हमारा बनता है। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, अंगुली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की रचना होती है, समझने में सुविधा होती है। उसी तरह से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। अगर हम छोटी से छोटी बात को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, स्पष्ट रूप से हमें वो समझ में आ जाती है, तो बड़ी आसानी से आगे की बात हम समझ लेते हैं। भाषा या हमारी बातचीत का सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या ध्वनि होती है। फिर वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्दों के सार्थक रूप मिलकर वाक्य बनाते हैं, और फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को अर्थ या समझ देते हैं। मान लीजिए कि भाषा एक भवन या मकान के समान है। वर्ण भाषा में ईंट की तरह है। जब हम किसी बड़े भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे छोटी छोटी जो ईंट होती हैं उनका प्रयोग करके हम उनको जोड़कर एक नया भवन निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारी भाषा है, हमारी बातचीत है, तो वहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है, वर्ण होती है। वो ईंट की तरह काम करती है। शब्द दीवार, और उन ईंटों को जोड़ जोड़कर हम क्या बना देते हैं, दीवार बना देते हैं। तो ऐसे ही उन वर्णों को जोड़ जोड़कर हम क्या बनाते हैं, अपनी भाषा में शब्दों की दीवार बनाते हैं। वाक्य छत की तरह होते हैं, और उसके ऊपर हम छत बनाते हैं। तो जो हमारे वाक्य होते हैं वो ईंट और जो दीवार है उसको पूरा बनाने के बाद हमारा उसके ऊपर छत आती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या कार्य करते हैं, वाक्य कार्य करते हैं। इन सब से मिलकर भाषा रूपी भवन तैयार होता है। तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि भाषा और भवन का निर्माण हम कैसे करते हैं। हम कह सकते हैं वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे कोई समझ या भाव या विचार प्रकट होता है। यानी कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो बहुत सारे वाक्यों को हम प्रयोग करते हैं, और जिससे हमारी बात स्पष्ट होनी चाहिए, उसका अर्थ समझ में हमें आना चाहिए। वाक्य के तत्व या उसके अंग भी होते हैं। अब जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, और वाक्य के जो अंग होते हैं मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आप इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अगर हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं और जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तो वो वाक्य में क्या कार्य करता है, उद्देश्य का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से कर्ता होता है। अब बच्चे खेलते हैं, तो इस वाक्य में अगर बातचीत करें तो बच्चे जो हैं उनकी बात हो रही है, बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं। तो बच्चे क्या हैं, कर्ता हैं, और साथ में क्या है, यहाँ पर उद्देश्य का कार्य कर रहे हैं। इस वाक्य में बच्चों के बारे में कुछ कहा जा रहा है, और जो भी कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य के बाद जो बच जाता है वाक्य में वो हमारा विधेय होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य हम समझ गए हैं। बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता है। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, आगे विधेय कहलाता है। जैसे गीता टीवी देखती है, वाक्य में गीता के बारे में बातचीत की जा रही है,
और वह टीवी देख रही है। तो टीवी देखने का काम, यानी कि टीवी देखना क्या है, विधेय है। और किसके बारे में बातचीत की जा रही है, गीता के बारे में। तो गीता उद्देश्य है, बाकी जो भी बच जाता है वो हमारा क्या बच जाता है, विधेय। इन्हीं दो आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। तो वाक्य के आगे हम भेद भी करते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। तो 9वीं कक्षा में आप क्या पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते हैं। और 10वीं कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिनके बारे में अभी हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि कक्षा 9 में आपके क्या आने वाले हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी 8 जो भेद होते हैं वो अर्थ के आधार पर होते हैं। जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ किस तरीके से निकलता है, उसी के आधार पर आपके कितने भेद हो जाते हैं, 8 भेद हो जाते हैं। और इन 8 भेदों के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। आइए बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर आप अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के नाम देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है विधानवाचक, फिर होता है निषेधवाचक, फिर होता है आज्ञावाचक, फिर होता है विस्मयवाचक। आगे आपका प्रश्नवाचक दिया गया है, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं। और आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा कौन सा है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है और संकेतवाचक है। आधे जो हमारे भेद हैं वो तो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि संकेत है तो कहीं ना कहीं किसी बात का कोई संकेत दिया जाएगा, संदेह है तो संदेह के भाव होंगे, इच्छा है तो इच्छा होगी, प्रश्न है तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो आधे तो जो हमारे भेद है वो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। बाकी विस्तार से आइए इनकी परिभाषा और उदाहरण को हम समझ लेते हैं। बारी बारी से सभी के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहला भेद है विधानवाचक। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। जब हम सामान्य तरीके से कोई जानकारी देते हैं, जैसे कि मेरा नाम रेखा है, तो मैं कोई जानकारी दे रही हूँ, साधारण तरीके से कोई बात कह रही हूँ, किसी वस्तु के बारे में, अपने बारे में, कार्य के बारे में, स्थान के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। अब यहाँ पर उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अगर हम साधारण सी बात करते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक साधारण सी जानकारी इस वाक्य में दी गई है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा नाम रेखा है, मेरे विद्यालय का नाम ये है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो साधारण तरीके से जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं जानकारी देने के लिए, सामान्य जानकारी देने के लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। और अगर निषेध का अर्थ आपको समझ में आ जाता है तो इसकी परिभाषा भी स्पष्ट हो जाती है। निषेध होता है मना करना, नकारात्मक जो वाक्य होता है, जब किसी कार्य को ना करने के बारे में, मना करने के बारे में जानकारी दी जाती है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने अर्थात उनका निषेध होता है, यानी कि नकारात्मक बात कही जाती है, जैसे कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, तो नहीं जो शब्द है उससे निषेध का बोध हो रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी आप इसे कह सकते हैं, नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। और एक बहुत अच्छा शब्द है निषेध। निषेध का अर्थ ही क्या होता है, मना करना या नकारात्मक। तो इनकी पहचान हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज्ञावाचक नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञा देने का कार्य किया जाता है। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या फिर उपदेश भी दिया जा सकता है, अनुमति या प्रार्थना भी की जा सकती है, आदि के भाव स्पष्ट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आज्ञावाचक। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी बाहर रुको। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। तो ये किस अर्थ में है, आज्ञावाचक अर्थ में है। आगे है विस्मयवाचक। अब विस्मयवाचक, विस्मय बोधक जो होता है, तो विस्मय क्या होता है, आश्चर्य के भाव होते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वो हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर अगर विस्मय के भाव होते हैं, खुशी के भाव होते हैं, दुख के भाव होते हैं, घृणा के भाव होते हैं, तो उनसे जो अर्थ स्पष्ट होता है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे वाक्यों में विस्मय होता है, खुशी होती है, दुख होता है, घृणा होती है, इस तरह के जो भाव से हमें अर्थ स्पष्ट होता है, तो वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, विस्मयवाचक। उदाहरण आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप पहचान के लिए, आप यहाँ पर क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। तो पहचान के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो शाबाश, और शाबाश के पीछे क्या लगाया गया है, आप देख सकते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। तो ये क्या है, विस्मयवाचक। और विस्मयवाचक वाक्य में जो हमारा विस्मयादि बोधक शब्द होता है, या पूरे वाक्य के पीछे भी कभी कभी क्या लगाया जाता है, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ से भी आप संकेत ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्नवाचक आपका वाक्य दिया गया है, जो कि बहुत ही आसान है, आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। आगे है प्रश्नवाचक।
जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और आप अच्छे से जानते हैं, जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है, तो इन वाक्यों के अंत में आपका क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। क्या कोरोना महामारी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे हो, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, और जिनका हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कितने सवाल हम पूछते हैं, कोई भी सवाल पूछा जाता है उसके पीछे क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इनकी पहचान करना तो और भी आसान है। इच्छावाचक, अब इच्छावाचक नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी बातों से इच्छा या शुभ कामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। अगर किसी वाक्य में हम कोई इच्छा जाहिर कर रहे हैं, शुभ कामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। भगवान आपका भला करे, तो यहाँ पर विश की जा रही है, इच्छा यानी कि शुभकामना दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, इच्छावाचक। संदेहवाचक, संदेह यानी कि शक या संदेह होना, मुझे यहाँ पर गलत लिखा गया है। इन वाक्यों में संदेह या संभावना आदि का पता चलता है, जैसे कि शायद आज धूप निकले, तो ज़्यादातर शायद शब्द भी आपको मिल जाता है, शायद आज ऐसा हो, शायद वो कल आए, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो संदेह को दर्शाते हैं। बात स्पष्ट नहीं होती, शंका होती है, संदेह होता है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, संदेहवाचक वाक्य में। और अंतिम और आठवां आपका भेद यहाँ पर है संकेतवाचक। अब जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं वहाँ पर दो वाक्य होते हैं या दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया में दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है या संकेत दिया जाता है, उदाहरण आप देख सकते हैं, यदि परिश्रम करते तो फेल न होते, तो यहाँ पर परिश्रम करते ये एक क्रिया है, एक बात है, एक उपवाक्य कह सकते हैं, और फेल न होते दूसरा उपवाक्य है, दूसरी क्रिया है। तो यदि ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा है जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसे को तैसा, अगर ये करते तो वो हो जाता। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान और भी आसान होती है, वहाँ पर एक बात का दूसरी बात के लिए संकेत दिया जाता है। तो ये कुल हमारे 8 भेद थे, जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कक्षा 10 में हम विस्तार से पढ़ेंगे, और इन्हीं जानकारियों के आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। आइए जल्दी से इनको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके भेद लिखिए। तो जितने भी भेद अभी हमने समझे हैं उसके आधार पर हमें इनकी पहचान करनी है। गंगा हिमालय से निकलती है, एक साधारण सी जानकारी दी जा रही है, विधानवाचक वाक्य है। क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी आप देख सकते हैं, सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती, तो अभी अभी हमने पढ़ा संकेतवाचक वाक्य, यदि वह खेलती होती, तो इस बात का संकेत कहाँ से मिल रहा है, आज खिलाड़ी होती, तो ये हमारा क्या है, संकेतवाचक है। अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है, तो अच्छा के पीछे आप विस्मयादिबोधक चिन्ह भी देख सकते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक। वह अभी आता ही होगा, अब वह अभी आता ही होगा स्पष्ट नहीं है, संदेह है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो क्या है, संदेहवाचक। कई दिन से धूप नहीं निकली है, अब कई दिन से धूप नहीं निकली है तो नकारात्मक है, निषेध के भाव हैं, तो यहाँ पर क्या है, निषेधवाचक। आपकी यात्रा सुखद हो, यहाँ पर शुभकामना दी जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये आपका क्या है, इच्छावाचक। करीम फुटबॉल खेलो, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, और आदेश जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है, आज्ञावाचक। तो यहाँ पर 8 ही हमारे वाक्य के भेद थे, और 8 ही यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए थे पहचान के लिए, बड़े ही आसान थे। बाकी और अनेक उदाहरणों का आप अभ्यास कर सकते हैं ताकि और जानकारी आपको स्पष्ट हो जाए। आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उनमें से वाक्यों के भेदों को छाट कर लिखिए। तो जब आप घर में बातचीत करते हैं तो उन वाक्यों के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं कि आज किस किस तरह से कोई बातचीत कर रहा है, तो किस किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी अप्लाई कर कर देख सकते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात और अपने वाक्यों पर ध्यान देते हैं, तो वहाँ से भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर या परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक खेल भी खेल सकते हैं। आप बातचीत कीजिए और बातचीत करते समय आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि अभी अभी जो मैंने वाक्य बोला है वो किस प्रकार का है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में वो किस प्रकार का है। तो इस तरह से आप खेल खेल में भी बहुत सारा अभ्यास कर सकते हैं। आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही। बहुत ही मज़ेदार सा कार्यपत्रक था और साथ में बहुत ही अच्छे चित्र आप देख सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी बनाई गई है और आशा करती हूँ सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका अभ्यास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए।
मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।